भारत साफ, पाक साफ, तिरंगा। दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में पाकिस्तान से आया एक संदेश तिरंगा के नाम। लेकिन यह संदेश तिरंगा के पास पहुंचेगा कैसे? किसे मालूम है कि वह रहता कहाँ है? हिंदुस्तानियों के दिलों में रहता है तिरंगा। और ऐसा ही एक हिंदुस्तानी पुलिस कमिश्नर के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर मौजूद है, उस सुरक्षा चक्र के पास जिसके रोशन होने पर पहुंचता है तिरंगा। सुरक्षा चक्र रोशन करके कैसे याद किया कमिश्नर साहब? इस बार अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए रोशन किया गया है ये सुरक्षा चक्र। तुम तक यह चिट्ठी पहुंचाने के लिए जो पाकिस्तान से तुम्हारे नाम आई है। तुम तक इस चिट्ठी को पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था। धन्यवाद। पर यह चिट्ठी है किसकी? कुर्बान जैदी की। अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मुझे अपनी बहन की शादी में पाकिस्तान बुलाया है। कुर्बान जैदी के विषय में जानने के लिए पढ़ें तिरंगा सीरीज की मौत छिपी है देश में और झंडा ऊंचा रहे हमारा। कमिश्नर साहब, पिछली बार जब मैं पाकिस्तान गया था तो भाई जैसा घरेलू संबंध हो गया था उससे। अब तुम क्या करोगे? वही जो हमारे देश के नेता कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के इस संबंध को और पक्का करने के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगा। चलता हूं कमिश्नर साहब, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। घर लौटने से पहले शहर का एक चक्कर लगा लेता हूं। लेकिन आज तिरंगा की किस्मत में इतनी जल्दी घर वापस लौटना नहीं लिखा था। राज मंदिर में आतंकवादी घुस गए हैं। सभी पीसीआर वैन राज मंदिर पहुंचे। ओह, अब तो मुझे भी पहुंचना होगा राज मंदिर। हम इस समय दिल्ली के भव्य राज मंदिर के सामने खड़े हैं। पुलिस और कमांडोज ने मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है चारों तरफ। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि 6 आतंकवादियों ने मंदिर के अंदर लगभग 20 भक्तगणों को बंदी बना लिया है। पुलिस उन भक्तगणों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कोई कदम उठाएगी। बहुत जरूरी है ऐसा होना क्योंकि मंदिर में मौजूद भक्तगणों की जान सचमुच खतरे में है। लेकिन रहेगी नहीं। मुझे सुसु आ रही है। उआ, उआ। ये तो बुक्का फाड़कर रोने लगा, क्या करूं? गोली इसके अंदर डालकर इसकी सांसों के साथ साथ इसका सुसु भी रोक दूं क्या? अभी नहीं, यह हमारी ढाल बनेगा। तू ऐसा कर, टॉयलेट ले जा, इसे सुसु करवा। ठीक है, चुप बे। जल्दी कर, कुत्ते के पिल्ले, सुसु कर। बहुत जल्दी है क्या? कौन? बाद में पता चल जाएगा, अभी तो सो जाओ। यहाँ टॉयलेट में हुआ हल्का सा खटका भी आतंकवादियों के कान खड़े कर गया। टॉयलेट में कुछ गड़बड़ है। एक क्षण के लिए तिरंगा आतंकवादियों को टॉयलेट के दरवाजे पर नजर आया। वह रहा। वह कोई पुलिस वाला है जो किसी तरह अंदर घुस आया है। हम तीनों अभी उसे दबोचकर ठंडा किए देते हैं। 3 आतंकवादी टॉयलेट की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही वे टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंचे वैसे ही टॉयलेट के दरवाजे से बंधे बिजली के बेहद पतले तारों ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि तीनों ढेर होते नजर आए। मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए ही यहाँ पतला करंट युक्त तार सेट कर रखा था। अब बारी है तुम्हारे बाकी बचे 2 साथियों की। उधर बाकी दोनों आतंकवादी तो अजगर की भांति फुफकार रहे थे। कौन है उधर? सामने आ, नहीं तो इन सबको भून के रख देंगे। आ! अगर मैं ऊपर से उतर आऊं तो कोई ऐतराज तो नहीं? ऐतराज होगा भी तो मुझे क्या? तू कौन सा अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला है? अब तो बाकी बचे एक ही आतंकवादी के सब्र का बांध टूटना ही था। मैं तेरे जिस्म को गोलियों से भर दूंगा। तर 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 तर। बेकार है तुम्हारी यह कोशिश। गोलियों से मेरी ऐसी दुश्मनी है कि कमबख्त मेरे पास ही नहीं फटकते। मंदिर के अंदर चली गोलियां ने मंदिर के बाहर खलबली मचा दी। मंदिर के अंदर आतंकवादी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ खड़े रहना बेकार है। धावा बोल दो। अंदर ठीक उससे उल्टा था जैसे बाहर सोचा गया था। अरे, यहाँ तो सभी आतंकवादी चित पड़े हुए हैं। ये कैसे हुआ? हमें तो पता था कि यहाँ 6 आतंकवादी थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 5 हैं। एक कहाँ गया? एक यहाँ था। मेरे मोटे गोश्त वाले शरीर पर तेरे वारों का ज़्यादा असर नहीं होने वाला तिरंगा। इसीलिए भूल जा कि तू मारपीट करके मोटे खान से कुछ उगलवा लेगा। सचमुच मोटे मांस वाले शरीर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस पर पिटाई का ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी है कि उसमें गुदगुदी बहुत होती है। इसलिए मोटे खान, तेरी जुबान खुलवाने के लिए मैंने पिटाई का नहीं, गुदगुदी का इंतजाम किया है।
पिंजरे में भरे इन चूहों के सौजन्य से, जिन्हें मैं तेरे शरीर पर रखकर उनके पैरों के नीचे लगा फट्टा खींच लूंगा। तिरंगा के वैसा करते ही मोटे खान के हल्क से ठहाके गूंजने लगे। और जैसे जैसे वे चूहे मोटे खान के शरीर पर भगदड़ मचा रहे थे, वैसे वैसे उसके ठहाके और भी बुलंद होते जा रहे थे। जल्द ही ठहाकों के साथ मोटे खान के मुंह से खून भी निकला। मुझे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे बचाओ तिरंगा, मुझे बचाओ। गिड़गिड़ा उठा मोटे खान। मैं मर जाऊंगा तिरंगा, इन चूहों को मेरे ऊपर से उठाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं इन चूहों को तुम्हारे ऊपर से उठा सकता हूं, अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे बताओ तिरंगा, मुझे बचाओ। जल्दी ही हम प्रतिबंधित आतंकवादी ग्रुप अल जैसे कायदा के सदस्य हैं। एक समय था जब पाकिस्तान सरकार ने देश और मजहब का वास्ता देकर हमें हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था, और अपने इस काम को हम बखूबी अंजाम भी दे रहे थे कि अचानक दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर चैन और अमन के गीत गाने शुरू कर दिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है। हमें तुरंत ही हुक्म दिया गया कि हम हिंदुस्तान में आतंक फैलाना बंद कर दें। इस हुक्म के साथ ही पाकिस्तान सरकार ने हमें पैसा और दूसरी मदद देने से मना कर दिया। हमारे कमांडर असगर मसूद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पाक सरकार ने उन्हें मार देने का फतवा जारी कर दिया। तब कमांडर ने फैसला किया कि हम सब ने जो जिहाद छेड़ी थी उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाएंगे। इससे दो काम होंगे, एक तो हमारी जिहाद जारी रहेगी और दूसरे हिंदुस्तान से दोस्ती का ढोल पीटने वाली पाक सरकार बदनाम होगी। हमारे कमांडर एक ऐसी कोशिश में लगे हैं जिससे एक ही झटके में आधे हिंदुस्तान को ख़त्म किया जा सके। तुम्हारे कमांडर असगर मसूद की वह कोशिश क्या है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वे अपनी कोशिश को पाकिस्तान में रहकर अंजाम दे रहे हैं, ताकि उस कोशिश की आड़ में हिंद पाक के बनते रिश्तों को फिर से बिगाड़ा जा सके। ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पाकिस्तानी सरकार को तुम्हारे कमांडर के मंसूबों की खबर दे दी जाएगी। उससे कुछ नहीं होगा। कमांडर कहाँ है और क्या कर रहे हैं, यह पाक सरकार हरगिज़ नहीं जान पाएगी। दूसरे उससे कमांडर और भी ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। ओह, कोई तो जरिया होगा तुम्हारे कमांडर तक पहुंचने का। आखिर तुम भी तो किसी तरह उस तक पहुंचते ही होगे। हाँ, पहुंचते हैं, कुछ खास कोडवर्ड्स के सहारे, और हर बार कोडवर्ड्स अलग होते हैं। इस्लामाबाद में जामा मस्जिद के पीछे एक बहुत पुराना कबाड़ी बाज़ार लगता है। उसी कबाड़ी बाज़ार से हमें वे कोडवर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें इकट्ठा करके हमें उस जगह का पता लगाना होता है जहाँ कमांडर हमें मिलेंगे। यानी तुम्हारे कमांडर तक पहुँचने के लिए इस्लामाबाद के उस कबाड़ी बाज़ार में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुक्रिया मोटे खान जी। धाड़, अब जरा थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में सो जाइए। भारत की सुरक्षा का भार जिनके कंधे पर था, उनके तो हाथों के तोते उड़ गए यह सब सुनकर। ओह नो, ये तो सचमुच बहुत ही खतरनाक बात है। और हमारी समस्या यह है कि इस खबर को लीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अल जैस फ़ायदा का कमांडर सतर्क हो जाएगा। अब हम क्या करें? अल जैस फ़ायदा के कमांडर तक पहुंचने के लिए हमें अपने जासूस पाकिस्तान भेजने होंगे। इस तरह पाकिस्तान में जासूस भेजने का मतलब पाकिस्तान से बनते अपने संबंधों को खटाई में डाल देना। तो फिर ये काम कौन करेगा? तिरंगा। यस, पाकिस्तान में पनप रहे हिंदुस्तान के उस संकट से निपटने तिरंगा पाकिस्तान जाएगा। तिरंगा? लेकिन सर, तिरंगा ये सब कैसे कर पाएगा? कर पाएगा, हमें तिरंगा पर पूरा यकीन है। और अगर तुम भी सच्चे हिंदुस्तानी हो तो तुम्हें भी तिरंगा पर विश्वास करना रखना पड़ेगा। भारतवासियों के इसी विश्वास को जिंदा रखने के लिए तिरंगा को पाकिस्तान रवाना होना पड़ा, भारत के रूप में। समझौता एक्सप्रेस नाम की यह विशेष ट्रेन मेरे साथ उन सैकड़ों लोगों को पाकिस्तान ले जाएगी जो वर्षों से बिछड़े अपने लोगों से मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच मेरा मिशन एकदम अलग है। मुझे पाकिस्तान पहुंचकर न सिर्फ मुस्तफ़ा जैदी की बहन की शादी में शामिल होना है, बल्कि
अल जैसे फ़ायदा के कमांडर को ढूंढकर उसके मिशन को नाकामयाब भी करना है। और ये दोनों काम मैं भारत के रूप में पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद तिरंगा के रूप में करूँगा। तिरंगा एक बार फिर पाकिस्तान में लहरा रहा था। आम पाकिस्तानियों के लिए यह बात जहाँ हैरत से भरी थी, वहीं एक पाकिस्तानी के लिए यह खुशियों की सौगात साथ लाई थी। और वो पाकिस्तानी था कुर्बान, तिरंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगे। एक बहन की शादी पर भाई ना आता, ये कैसे हो सकता है? लेकिन शादी तो परसों की है। इस हिसाब से तुम 2 दिन पहले ही यहाँ आ गए हो। किसी खास काम से 2 दिन पहले आए हो? जवाब में तिरंगा बड़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती जुबान को संभाल सका। क्यों भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने 2 दिन पहले यहाँ आकर गलती कर दी? अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। हम जैसे लोग अपना सामान अपने साथ ही लेकर घूमते हैं, इसीलिए मेरे रहने की व्यवस्था छोड़ो और शादी के कामकाज देखो। मैं जहाँ भी रहूँगा ठीक ही रहूँगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी मर्जी। शुक्र है कुर्बान जल्दी ही मेरी बातों को मान गया, नहीं तो उसे यह बताना मुश्किल हो जाता कि शादी में शामिल होने के साथ साथ पाकिस्तान आने का मेरा मकसद क्या है। खैर, अब मुझे कुर्बान के बारे में सोचना छोड़कर सबसे पहले अपने शरीर से इस तिरंगी ड्रेस को उतारने की सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज़्यादा देर तक इस ड्रेस को पहन कर नहीं रह सकता। अब मुझे अपने आप को मुस्लिम वेश में ढालना होगा, ताकि मैं बिना किसी रोक टोक के इस्लामाबाद की जामा मस्जिद के पीछे लगने वाली इस कबाड़ी बाजार में घूम सकूं, जहां से मुझे वे कोडवर्ड्स मिलेंगे जो मुझे अल फ़ायदा के कमांडर तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ वे कोडवर्ड्स मिलेंगे कहाँ? मुझे वह कोडवर्ड्स कौन देगा? इस बाज़ार में तो सैकड़ों आदमी मौजूद हैं। वैसे मेरे ख्याल से उन कोडवर्ड्स का आदान प्रदान किसी आदमी द्वारा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो यह भीड़ भरी जगह नहीं चुनी गई होती। यहाँ कोडवर्ड मिलने का कोई दूसरा तो तरीका होगा। कौन सा? ओह! अचानक भारत चौंका, और उसके चौंकने का कारण था अचानक कबाड़ी बाजार में गूंजने लगी कई आवाज़ें। लाला जी ले ले, लल्लू जी ले ले, मक्खन जैसी, स्टॉक है जब तक, जिंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले। अभी तक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक यहाँ गूंजने वाली इन आवाज़ों ने सारे माहौल की शांति भंग कर दी है। इन आवाज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं भी क्या पागलों जैसी बातें सोचने लगा। ये कबाड़ी बाजार है, यहाँ इस तरह की आवाज़ों का गूंजना तो आम बात है। कबाड़ी बाजार के दुकानदार अपना माल ऐसे ही बेचते हैं। एक मिनट, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी आवाज़ें लगाने वाले दुकानदार अपना माल बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। लाला जी ले ले, लल्लू जी ले ले, मक्खन जैसी, स्टॉक है जब तक, जिंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले। मैं नोट कर रहा हूँ कि ऐसे आवाज़ें लगाने वाले दुकानदारों का ध्यान अपना माल बेचने पर नहीं, बल्कि सिर्फ आवाज़ें लगाने पर है। ये क्या चक्कर है? कोडवर्ड्स, कोडवर्ड्स, कहीं इन्हीं आवाज़ों में तो वे कोडवर्ड्स नहीं छुपे जिनकी सहायता से अल फ़ायदा के कमांडर तक पहुंचा जा सकता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मुझे अपना सारा ध्यान इन आवाज़ों को नोट करने में लगाना चाहिए, और ऐसा मैं इस हाई फ्रिक्वेंसी मिनी टैप रिकॉर्डर की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। कुछ देर बाद जब भारत कबाड़ी बाजार से वापस लौटा तो उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव थे। मेरे ख्याल से मैंने कोडवर्ड्स को पा लिया है, बस अब देरी है तो उन कोडवर्ड्स को हल करने की। क्या उन कोडवर्ड्स को हल करना इतना ही आसान होगा? बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाना ही तो तिरंगा का काम था। इस टेप रिकॉर्डर में कबाड़ी बाजार में गूंजने वाली जितनी भी आवाज़ें हैं, उनमें किसी न किसी शब्द को बोलने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मुझे इन शब्दों को इन कागज़ पर नोट कर लेना है, और जल्द ही वे शब्द एक वाक्य के रूप में उसके सामने थे। लाला जी ले ले, लल्लू जी ले लो, मक्खन जैसी, सटाक है जब तक, जिंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले, लाल मस्जिद में। भारत ने पूरी तल्लीनता से इस काम को करना शुरू कर दिया। तो इस्लामाबाद शहर के बाहर बनी लाल मस्जिद में मिलेगा अल जैस फ़ायदा का कमांडर। समय ज़्यादा नहीं है, मुझे उस तक पहुंचना होगा तिरंगा के रूप में, और इस रूप में मुझे काफ़ी ऊंचाई पर रहना है ताकि पाकिस्तानी मेरे इस रूप को देख ना सकें। तिरंगा अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा था,
लेकिन इसके बावजूद भी वह एक पाकिस्तानी की नज़रों से नहीं बच पाया था। मेरे देश के खिलाफ तू कोई खेल षड्यंत्र रच रहा है तिरंगा। मैं तेरे इस खेल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिरंगा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। यही है लाल मस्जिद, यही मिलेगा मुझे अल जैसे फ़ायदा का कमांडर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे बेहद सावधानी बरतनी है। इस मस्जिद में ऐसे प्रवेश करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। पायो, बस काफिर बस। अपने नाकाब कदमों को यहीं रोक ले, क्योंकि तेरा ये नाटक यही खत्म हुआ। यहां से तेरा दोजक में जाने वाला सफर शुरू होता है। कुर्बान, तुम यहां? हाँ, तेरा पीछा करके यहां तक पहुंचा हूं मैं, क्योंकि तेरी हरकतें बता रही हैं कि तू इस मस्जिद में किसी नापाक इरादे से घुस रहा है। यह बात मैं तभी समझ गया था जब तू शादी के 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच गया। मुझे उसी समय शक हो गया था कि इन 2 दिनों में तू जरूर हमारे मुल्क को चोट पहुँचाने की हरकत करेगा। इसीलिए मैं तेरे पीछे लगा हुआ था, और आखिर मेरा शक सही निकला। और इसके साथ ही मेरा यह विश्वास भी पक्का हो गया कि हिंदुस्तानी कभी किसी का नहीं होता, वह सिर्फ हिंदुस्तान का होता है। ऐसा नहीं है कुर्बान, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलत तो मैं तब समझूँ जब मैं तुम्हारे बारे में न जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम जैसे इंसान अपने देश को भाई बहन दोस्त और दूसरे तमाम रिश्तों से बड़ा समझते हो। सुना है देश के लिए तुम हिंदुस्तानी अपने बाप से भी धोखा दे सकते हो। फिर मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ, और वो भी पाकिस्तानी। वह पाकिस्तानी जिसे धोखा करना तुम्हारी फितरत में शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है कुर्बान, ऐसा नहीं है। मेरा इस मस्जिद में आने का कारण दूसरा है। किसी काफिर का किसी मस्जिद में घुसने का एक भी मतलब होता है, मस्जिद जैसी पाक जगह को नापाक करना। और ऐसे काफिर को मैं हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ सकता। धा धा धा। मुझे सदा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुझे अपना दोस्त समझा। उफ कुर्बान, रुक जाओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में मैं रुक कर ही सोचूंगा। और मैं रुकूंगा तभी जब तेरी सांसों को रोक दूंगा। तड़ 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 तड़। उफ, इस बेवकूफ़ को कैसे समझाऊं। ये तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़े दे रहा है। उफ, वह क्या। कुछ देखकर बुरी तरह चौंका तिरंगा। दूसरे ही क्षण चीख पड़ा, बच्चों कुर्बान तुम्हारे पीछे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है तिरंगा। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे कोई नहीं है। तू ये सब इसलिए कर रहा है ना, ताकि मैं पीछे मुड़कर देखूं और उसका फायदा उठाकर तू मुझ पर हावी हो जाए। था। तिरंगा ने झूठ नहीं कहा था, सचमुच पीछे कोई था। दिल को दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला। तुम दोनों की यहां होती बकवास ने कमांडर के दिलो दिमाग में यह शक पैदा कर दिया कि इनका कोई दुश्मन यहां पहुंच चुका है। इसीलिए उन्होंने मुझे यहां भेज दिया। यह जानकर कमांडर को बहुत खुशी होगी कि उनका शक सही निकला। और उससे भी ज़्यादा खुशी कमांडर को तब होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके गुलाम मरदूद ने उनके दुश्मनों को मसल डाला। मुझे नहीं लगता कि तेरे कमांडर को यह खुशी नसीब होगी मरदूद। कहीं उसे इस दुख का सामना न करना पड़े कि उसका मरदूद चित हो गया। तेरे इस वार की नाकामयाबी ने तुझे बता ही दिया होगा कि मरदूद को चित करना किसी के वश की बात नहीं है। इसमें जो कमी रह गई है उसे मेरी यह खासियत पूरी कर देगी। उफ बूम, यह क्या था। जिस्मानी ताकत और गर्मी से हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे जर्रे में बारूद का असर पैदा कर सकता हूं मैं। जैसे ही मेरी ताकत से बारूद बने धूल के वे जर्रे आपस में टकराते हैं तो उनमें भी वैसे ही धमाका होता है। मेरी इसी खूबी की वजह से कमांडर आज तक किसी के पकड़ में नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे अकेले की ताकत एक साथ कईयों पर भारी पड़ती है। उफ, इसके शरीर की गर्मी मेरे आसपास की कणों को बारूद बनाकर मेरे आसपास धमाका कर रही है। बूम बूम, और ये धमाके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यह कुर्बान को भी अपना निशाना बनाएगा, इसलिए मुझे अपने साथ साथ कुर्बान को भी बचाना है। उफ, मुझे इस रस्सी में फंसाना चाहता है। मेरे धमाकों के सामने जिनकी औकात कच्चे धागों से ज़्यादा कुछ नहीं है। बूम। ओह, रस्सियों के तो परखच्चे उड़ गए, तेरे शरीर के भी उड़ेंगे। बस थोड़ी ही देर की तो बात है। उफ, बूम, बड़ा। अगर मेरे नज़दीक धमाके ऐसे ही बढ़ते रहे तो सचमुच थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा। यानी मेरे पास वक्त बहुत कम है यह सोचने के लिए कि मैं इस मरदूद के बारूदी धमाकों से बचने के लिए करूं तो क्या करूं। 1 मिनट।
मरदूद अपनी विलक्षण शारीरिक शक्ति को गर्मी के रूप में मेरी तरफ हवा में उड़ते कणों को बारूद बना रहा है। यानी जहां मरदूद अपने शरीर की गर्मी छोड़ रहा है, वहीं धूल के कण बारूद बन रहे हैं। और फिर वे ही धूल के कण बारूद क्यों बने जो मेरे आसपास मौजूद है? वे क्यों नहीं बने जो मरदूद की इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं? बूम! वे भी बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बेकार ही बक रहा था कि तेरी जिस्मानी ताकत कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। इतनी देर से तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया और न ही आगे बढ़ पाएगा। तिरंगा की इन बातों ने मरदूद की गुस्से की आग में घी का काम किया। गर्र, मैं तुझसे खेल खेल रहा हूं और तू यह समझ रहा है कि मुझ में तेरे पर खच्चे उड़ाने की ताकत नहीं है? अभी दिखाता हूं तुझे को अपनी ताकत। गुस्से से कांपते मरदूद ने अपनी शारीरिक ताकत की सारी गर्मी का इस्तेमाल कर डाला। और यही तो चाहता था तिरंगा। मरदूद के शरीर की गर्मी, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कृपया वापस मरदूद के पास जाइए। तिरंगा के चमकीले ढाल के सरफेस से टकराकर मरदूद की गर्मी वापस उसी की तरफ पलटी। ओह नो! अपनी ही गर्मी को अपनी तरफ आता देख मरदूद समस्त हो गया तिरंगा क्या चाहता था। लेकिन समझने से क्या होना था? अब तो जो होना था संभलने से होना था। लेकिन अब संभलने का समय कहाँ था? बूम वाह! अपने ही शरीर की गर्मी की चपेट में ऐसा फटा मरदूद कि अगले ही पल चीथड़ों में बिखरा नजर आया। बड़ा वाह! उफ! सही समय पर ही आइडिया दिमाग में आ गया, नहीं तो आज गड़बड़ हो जाती। अब मुझे मस्जिद में जाकर कमांडर को देखना है। मस्जिद में अब कोई नहीं था। ओह, तो कमांडर यहाँ से भी भाग निकलने में सफल हो गया और यह सब उस बेवकूफ़ कुर्बान की वजह से हुआ। अब शायद ही अल जैस फ़ायदा का कमांडर फिर कभी मेरे हाथ आए, क्योंकि उसके बारे में मशहूर है कि वह अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ता। रे क्लू? ये जरूर असगर मसूद और उसके साथियों के जूते हैं, जिन्हें उन्होंने मस्जिद में प्रवेश करने से पहले बाहर ही उतारे होंगे और जल्दबाजी में इन्हें बिना पहने ही यहाँ से चले गए होंगे। ये जूते असगर मसूद तक पहुँचने का रास्ता दिखाएंगे। अपनी निगाहों को खुर्दबीन बनाकर उन जूतों के तले देखता तिरंगा जल्द ही इस्लामाबाद शहर से बाहर मौजूद पहाड़ी इलाके में नजर आ रहा था। इन सभी जूतों के तलों में छोटे छोटे सैकड़ों काले पत्थर अटके हुए थे। उन्होंने पहनने वालों का संबंध काले पत्थर से निर्मित इस पहाड़ी इलाके से होना चाहिए। और शायद मेरा सोचना ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे एक पुराना खंडहर दिखाई दे रहा है, जो शायद असगर मसूद का अड्डा है। उफ! मेरे इस जगह पर कदम रखते ही सैकड़ों तरह के रंग बिरंगे गोले मेरी तरफ बढ़ने लगे हैं। ये गोले मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ही खत्म करना होगा। तिरंगा ने वैसा ही सोचा था जैसा हुआ। बूम बूम! लेकिन अगले क्षण जो हुआ, तिरंगा ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उफ! गोलों के फूटते ही उनमें से रंग बिरंगा धुआं निकलकर वातावरण में फैलने लगा है। क्या मतलब हो सकता है इस धुएं का? तिरंगा जब तक उस धुएं का मतलब समझा, तब तक देर हो चुकी थी। धुआं उसकी चेतना पर कब्जा जमाकर उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा चुका था। जल्द ही जब तिरंगा के होश वापस लौटे, तब मैं जानता था कि तू यहाँ जरूर पहुंचेगा तिरंगा, क्योंकि लाल मंदिर में मैं इसलिए क्लू छोड़कर आया था। आम आदमी के लिए यहाँ का पता ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन तेरे लिए नहीं, क्योंकि तू तिरंगा है। वह तिरंगा जो अपने बेमिसाल दिमाग और हिम्मत के बल पर हिंदुस्तान के सीने पर शान से लहराता है, और जो यहाँ पाकिस्तान में मेरे जरिए मचने वाली तबाही को रोकने आया है। लेकिन अफसोस, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू इस समय असगर मसूद के शिकंजे में फंसा हुआ है, और असगर मसूद का यह शिकंजा तुझे यहाँ नहीं, तेरे देश की ज़मीन पर ही ले जाकर मारेगा, और वहाँ तू पहुँचेगा इस मिसाइल की बदौलत जिससे तू बंधा हुआ है। इस मिसाइल का नाम प्लाज्मा मिसाइल है, और यह प्लाज्मा प्रणाली पर बनी दुनिया की सबसे पहली मिसाइल है। इसीलिए दुनिया में अभी तक इसकी काट नहीं बनी हुई। यानी एक बार इस मिसाइल का हमला हो गया तो तबाही हर हाल में मचे ही मचे, और वह तबाही हिंदुस्तान में मचने वाली है। इस मिसाइल का हमला करके मैं एक तीर से दो निशाने साध रहा हूँ, क्योंकि इस मिसाइल पर चांद तारा बना हुआ है और यह पाकिस्तान से छोड़ी जा रही है।
इसीलिए हिंदुस्तान वाले इसे पाकिस्तान की ही करतूत मानेंगे। बस ऐसा होता ही तुम्हारे देश और पाकिस्तान में ऐसी खाई पैदा होगी जिसे ताउम्र नहीं भरा जा सकेगा। ऐसा करके तुम बच नहीं सकते असगर मसूद। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं अब एक नया चेहरा अख्तियार करने जा रहा हूँ। एक ऐसा चेहरा जो आज के बाद पाकिस्तानी झंडे के नीचे सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान का झंडा खुद उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि मैं आज ही पाकिस्तानी झंडे से एक नया रिश्ता कायम करने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही असगर मसूद ने मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया। 7, 8, 6 और 786 के पाक अक्षरों के कोड के साथ एक्टिवेट हो चुकी है प्लाज्मा मिसाइल ठीक 1 मिनट बाद तुझे यहाँ से लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाएगी। इस 1 मिनट के बीच में अगर शैतान भी चाहे तो भी वह इस मिसाइल को फायर होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि 786 के बीच ही छिपे जिस मनहूस अक्षर से यह मिसाइल डीएक्टिवेट होती है उसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। इस धमाके से आज हो जाएगा भारत साफ, पाक साफ। उफ, वह जा रहा है मेरे बच निकलने की हर रास्ते को बंद करके। अब मेरी मौत के साथ साथ इस मिसाइल से हिंदुस्तान में मचने वाली तबाही को किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इस मिसाइल को निष्क्रिय करने वाला अंक सिर्फ वही जानता है। 1 मिनट, उसने कहा था कि मिसाइल को निष्क्रिय करने वाला अंक 786 के बीच ही छिपा हुआ है, लेकिन 786 में तो कोई भी मनहूस अंक नहीं होता, न 7, न 8 और न ही 6। फिर मनहूस अंक कौन सा है? क्या सामने दिखती मिसाइल से जुड़ी स्क्रीन को देखकर उस मनहूस को अंक को जाना जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर तो 3 का अंक भी है, 13 का भी, 23 का भी, 33 का भी। वैसे ये तो पक्का है कि उन चारों में से एक अंक ऐसा है जो इस मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है, और वह अंक कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ वही जिसका संबंध 786 से है। मुझे उस अंक को ढूंढना है, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं। 30 सेकंड का समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी तिरंगा ने ढूंढ लिया वह अंक जो था 3। 3 3 है वो मनहूस अंक जो इस मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है। मुझे स्क्रीन पर मौजूद अंकों में से 3 के अंक को निशाना बनाना होगा, और ऐसा करने का मेरे पास सिर्फ एक ही साधन है, मेरे बेल्ट का यह अशोक चक्र रूपी बकल। जैसे ही बकल ने 3 के अंक को छुआ, वैसे ही उसके नीचे मौजूद सेंसरों ने अपना काम कर दिया, और इसी के साथ खुशी से लगभग चीख ही पड़ा तिरंगा। याहू! मैंने प्लाज्मा मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया। सही समय पर मैंने 786 के 7, 8 और 6 को जोड़कर 21 और 21 के 2 और 1 को जोड़कर 3 के उस मनहूस अंक को खोज निकाला जिसका संबंध 786 से है। अब मुझे सबसे पहले अपने बंधनों को काटकर खुद को मिसाइल से आज़ाद करना है। तिरंगा के लिए वह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जिन 2 महत्वपूर्ण कामों से मैं पाकिस्तान आया था उनमें से एक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, और वो काम है आज होने वाली कुर्बान की बहन की मेहंदी की शादी में शामिल होना। अपनी बहन की शादी में तिरंगा को देखकर कुर्बान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी में शामिल होने की? जी तो चाह रहा है कि तेरे यहाँ पहुँचने की सजा के रूप में तेरी नसों में बहता तेरे लहू के हर कतरे से यहाँ की ज़मीन को लाल कर दूँ, लेकिन ऐसा करके मैं अपनी बहन की शादी में खलल नहीं डालना चाहता। इसीलिए तेरे लिए अच्छा यही है तिरंगा कि तू अभी यहाँ से चला जा, इसी वक्त। मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता था कुर्बान, लेकिन यह दिल नहीं मानता कि जिसने तेरी बहन को अपनी बहन माना है, और एक हिंदू जब किसी अपनी औरत को अपनी बहन मान लेता है तो उसके सिर पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अपनी बहन को अपने हाथों से रुखसत करे। मैं इस जिम्मेदारी को, बोझ को लेकर वापस नहीं लौटना चाहता था कुर्बान। इसीलिए मैं अपने अंजाम की चिंता किए बगैर अपने भाई होने के फ़र्ज को निभाने चला आया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कुर्बान कि मुझे भाई होने का फ़र्ज निभाने दो, उसके बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। कुर्बान कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी बहन मेहंदी बोल पड़ी। एक भाई होकर दूसरे भाई को मत रोकिए कुर्बान भाई, तिरंगा भाईजान को उनका फ़र्ज निभाने दीजिए। पसीज गया कुर्बान।
वक्त और किस्मत तेरे साथ है तिरंगा, जा अपना भाई होने का फर्ज निभा। उस तिरंगा आगे बढ़ा, उसने अपने भाई होने का फर्ज निभाया और उस फर्ज में उसका आखिरी फर्ज था अपने होने वाले जीजे का तिलक करना। लेकिन तिलक करते करते ये क्या किया तिरंगा ने? तिरंगा की इस हरकत से सभी का सकते में आ जाना लाजमी था। उफ, ये तिरंगा ने क्या किया? अब खड़ा न रह सका कुर्बान। तूने मेरे जीजा पर हाथ उठाया तिरंगा, अब तू जिंदा ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उफ, ये क्या? इसे फेस मास्क कहते हैं कुर्बान। अब जरा उसको देख जिसके चेहरे पर यह फेस मास्क चढ़ा हुआ था। उफ, उसे देखकर सिर्फ कुर्बान ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर शख्स के हैरत से फटे मुंह से एक ही नाम निकला, असगर मसूद। यस, असगर मसूद, दुनिया के उस सबसे बड़े और खतरनाक आतंकवादी ग्रुप का सरगना, जो सिर्फ भारत में नहीं पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित है, जो हमारे हिंदुस्तान को तबाह कर उसका कलंक तुम्हारे देश पर लगाकर उसे सारी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रचे हुए था और भारत और पाकिस्तान के भाईचारे और अमन चैन में नफरत का बारूद भर रहा था। लेकिन असगर मसूद यहाँ इस रूप में मौजूद होगा यह तुम्हें कैसे पता चला? जिस समय इसने मुझे प्लाज्मा मिसाइल से बांध रखा था, उस समय इसने मुझे बताया था कि उसने जो नया चेहरा धारण किया है, पाकिस्तान का झंडा खुद उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि वह आज उस झंडे से संबंध बनाने जा रहा है। मैंने सोचा और मेरे समझ में आ गया कि वह यहाँ मेहंदी के दूल्हे के रूप में मौजूद है और ऐसा करके यह संबंध बना रहा है तुमसे, क्योंकि तुम पाकिस्तानी झंडा पहनते हो, इसीलिए तुम झंडे के प्रतीक हो और तुम आगे इसकी हिफाजत करोगे क्योंकि यह तुम्हारी बहन का सुहाग होगा। दाद देनी होगी तेरे दिमाग की तिरंगा, जिसकी बदौलत तू ना सिर्फ मौत से बचकर आ गया बल्कि मेरे राज को भी जान गया। लेकिन अफसोस यह तेरे दिमाग का आखिरी कारनामा होगा, क्योंकि अब यह दिमाग हमेशा के लिए सोने जा रहा है। असगर मसूद के असली रूप में आते ही बारातियों के रूप में मौजूद उसके साथियों की असलियत भी सामने आ गई। असगर मसूद हमेशा अपने आप को बताकर चलता है, कोई भी गलत हरकत ना करे वरना मेरे साथी यहाँ विवाह की रौनक को मौत के मातम में बदल देंगे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े रहें और उफ, इस हिंदुस्तानी की मौत का तमाशा देखिए। उफ, बेगुनाह हिंदुस्तानी का लहू बनकर बह जाए बनकर पानी, ऐसा होता कहाँ देख सकता है एक पाकिस्तानी। और जब मैदान में कूद पड़े दो सच्चे यार धार धार, तो उनके दुश्मनों पर पड़ती है बेहिसाब मार, ठाक ठाक धाय धर 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 त्राक। तिरंगा और कुर्बान नामक दो जवानों ने उस लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचने दिया और जब सभी ढेर हो गए तब मैंने तुम पर शक करके तुम पर गोलियां चलाकर हिंदुस्तान के पाक झंडे की तौहीन की है तिरंगा। इसकी तुम मुझे जो भी सजा दोगे वह मुझे मंजूर होगी। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा यह है। तिरंगा ने आगे बढ़कर कुर्बान को गले लगा लिया तो कुर्बान का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। ये क्या सजा हुई? हमारे देश के पवित्र झंडे तिरंगे झंडे का यही संदेश है कि दुश्मन को भी गले लगा लो और फिर तो तुम दोस्त हो। फिर चलता हूँ दोस्त, ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलना होगा। खुदा हाफिज तिरंगा। समाप्त।